जरूर है कि जो राहुल गांधी के कोर्ट का जो फैसला, सजा पर जो फैसला आना था, उस सजा को बरकरार रखना और उनकी याचिका को खारिज कर देना, ये क्या मायने रखता है सियासी तौर पर अगर देखा जाए तो? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी के साथ न्यायालय ने न्याय किया। आप अगर इतनी जल्दी फैसला आ गया, अपने आप यही न्याय है। अगर यह मामला लटका दिया जाता तभी आप कुछ नहीं कर सकते थे। यह न्यायालय की बड़ी उल्लेखनीय कृपा हुई है कि एकदम एक दो सुनवाई हुई, एक बार वो दाखिल हुआ और आज जो उन्होंने जो पहली डेट दी थी उसी डेट में से सुनवाई कर दी और उन्होंने जजमेंट सुना दिया। और अगर न्यायालय अपने समय पर न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर ले, ये अपने आप पे बड़ा भारी न्याय है। इसलिए आप ये कहिए कि राहुल गांधी के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। न्यायालय ने अपने समय पर न्याय दे करके, और आज क्यों हम लोग अदालतों में जाने से क्यों घबराते हैं? क्योंकि इतना लंबा उसको खींच देते हैं कि अपने आप में वो अन्याय साबित होने लगता है। अब सवाल है कि मेरा अपना मानना है कि अदालत का जो ये फैसला है उसका कानूनी पक्ष कुछ भी हो। राहुल गांधी लोकसभा में रहें न रहें, उनकी सजा कम हो न हो, इससे राहुल गांधी के राजनीतिक रूप से एक रत्ती भर कोई नुकसान नहीं है। यह मामला राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन के निर्णय का मामला जब तक जनता के बीच में विमर्श का विषय रहेगा, यह राहुल गांधी को राजनीतिक लाभ देता रहेगा, विपक्ष को राजनीतिक लाभ देता रहेगा और यह बताता रहेगा कि यह सरकार, यह इंतजामिया किस तरह से अपने विरोधियों के प्रति निरंकुश है। वो असहमति और आलोचना को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप यह केवल राहुल गांधी का निलंबन नहीं है या किसी एक संसद सदस्य को सदन से बाहर करने का सामान्य सा निर्णय नहीं है। एक पूरे के पूरे संसदीय क्षेत्र को का प्रतिनिधित्व नकारना है। लोकसभा में एक क्षेत्र प्रतिनिधित्व को आपने नकार दिया और मनमाने तरीके से नकार दिया। और राहुल गांधी, आप देखिए ना, चुनाव या लोकसभा बंद स्थगित है, अनिश्चित काल के लिए बंद है। आने वाले अगले साल चुनाव होने वाला है। राहुल गांधी का महत्व लोकसभा से ज्यादा आज की तारीख में जो वो सड़कों पे घूम रहे हैं, लोगों के बीच जो उनकी उपस्थिति है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है और वह इस सरकार के लिए बहुत ज्यादा घातक है। और तमाम अनुभवी लोग मौजूद हैं यहाँ। कोई भी न्यायिक प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था, न्यायिक एडमिनिस्ट्रेशन उस राज्य सरकार से प्रभावित बगैर नहीं रह सकती है। जहां जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, आमतौर पर आपको दिखाई पड़ेगा कि उसका असर वहां के न्याय व्यवस्था पर, जो तंत्र है, उसके ऊपर पड़ता है। आप जो माया कोडनानी के निर्णय की बात कर रहे थे, आप इस निर्णय के लिए अदालत को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। अदालतों से आरोपियों को सजा दिलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका प्रोसिक्यूशन की होती है, और प्रोसिक्यूशन का मतलब सरकार। अगर प्रोसिक्यूशन अदालतों के सामने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करेंगे, तथ्य नहीं रखेंगी, तो उसके बिना कोई भी अदालत निर्णय नहीं ले सकती। 2002 से चलता हुआ मामला आज 2023 में 21 साल, मैंने 20-21 साल लग गए वहां पर इसका निर्णय होते होते। तो वह भी आप मैं नहीं मानता कि उस अदालत का कोई इसमें अदालती पक्ष से, अदालत से कोई लापरवाही हुई होगी। यह शुद्ध रूप से सरकार की बात है कि सरकार नहीं चाहती है कि उन लोगों को सजा मिले जो 2002 के दंगों के आरोपी हैं। और यह बात अगर आप कह रहे हैं तो कोई कपोल कल्पना नहीं है। अगर आप बिल्किस बानो के सजा याफ्ता अपराधियों को जेल से बाहर छोड़ देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, उनकी सजा माफ कर देते हैं, यह बताता है कि आप उस तत्कालीन घटनाओं में शामिल अपराधियों के प्रति कितने आप न्यायिक दृष्टि से देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उस मामले से जुड़े हुए फाइलों को, अभिलेखों को जब अपने यहाँ कहता प्रस्तुत करने के लिए, तो आप देने के लिए तैयार नहीं होते।
यह बताता है कि आप पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया को लेकर के कितने ट्रांसपेरेंट हैं, अपने निर्णय के प्रति आप कितने ट्रांसपेरेंट हैं, लोगों को न्याय मिले, पीड़ितों को न्याय मिले, इसके प्रति वहां की सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। ये तमाम घटनाएं बता रही हैं आपको। बिल्कुल। इस मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो जिला अदालत का फैसला है, ये कहीं से भी राजनीतिक रूप से इसका कोई, अभी हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये हो सकता है कि बीच में उपचुनाव घोषित कर दिया जाए वायनाड से, लेकिन बावजूद इसके राजनीतिक नुकसान एक पैसे का नहीं है राहुल गांधी को, और इस देश के उस जनता का भी नुकसान नहीं है जो इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बना रही है अपने मन में, जो इस सरकार की असफलताओं को लेकर के उसके मन में जो। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। सबसे पहले, मैं किसी का अपमान कभी नहीं करता हूं, मगर दूसरा सवाल और बड़ा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं तो फिर सचमुच में हम ओबीसी की बात क्यों ना करें। और ओबीसी वर्ग के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर हम चाहते हैं कि ओबीसी को ताकत दी जाए, राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत, तो सबसे पहला कदम हमें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ओबीसी है कितना। अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ओबीसी को शक्ति, ओबीसी को ताकत कैसे दे सकते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया था, और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा था कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है। और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया है, छुपाया हुआ है। दिल्ली की सरकार को मालूम है ओबीसी की कितनी आबादी है हिंदुस्तान। अगर दिल्ली की सरकार किसी को बता नहीं रहे, तो मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पब्लिक कीजिए, कि देश को पता लगे कि इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, दलित वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना है। अगर आप नहीं करोगे तो कांग्रेस पार्टी यह काम करके दिखा देगी, क्योंकि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं। हम सचमुच में ओबीसी वर्ग, दलित, आदिवासी वर्ग को ताकत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग भी इस देश को चलाने में उनकी हिस्सेदारी हो।